Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous class हमने एडवांस टैक्सेशन के कोर्स में फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन स्टार्ट करी थी एंड दैट वाज बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन। आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे और एक न्यू हेड ऑफ इनकम इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज डिविडेंड इनकम। बट आज की क्लास की डिटेल में जाने से पहले क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन करी थी। देखिए, हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन में इंडिविजुअल्स का इनकम टैक्स रिटर्न इंट्रोड्यूस किया कि इंडिविजुअल्स के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम्स को तीन हेड्स में क्लासिफाई किया जाता है। नॉन सेविंग जो कि नॉर्मल इनकम का हेड है, सेविंग इनकम जो कि इंटरेस्ट इनकम है, और डिविडेंड इनकम जो हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस मिल रही हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पूरा फॉर्मेट देखा, इनकम्स को डिफरेंट हेड में क्लासिफाई किया, पर्सनल अलाउंस पर डिस्कशन करी, टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट पर बात करी, और फिर एक टाइप ऑफ इनकम पर बात करी थी, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है और एक इंडिविजुअल के लिए जब उससे डिविडेंड मिल रहा है तो उसकी क्या टैक्सेशन है। और फिर ये तमाम कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अप्लाई किए। पूरे 6 क्वेश्चंस हमने किए थे जिसके अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए। आई होप आप तमाम लोगों को याद होगा। अब आज की क्लास में बेटा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिविडेंड इनकम, जो कि एक पूरा हेड ऑफ इनकम है। याद करें, एक हेड नॉन सेविंग इनकम था, एक हेड सेविंग इनकम था और एक हेड डिविडेंड इनकम है। लास्ट क्लास में नॉन सेविंग इनकम के रेट्स और टैक्सेस देख लिए थे कि नॉन सेविंग इनकम किस तरह से डील होती है। अच्छा, सेविंग इनकम पर हम बात करेंगे लेकिन थोड़ी एक दो क्लास बात करेंगे क्योंकि उसकी जो रेट्स ऑफ टैक्सेशन है वो थोड़े से टेक्निकल है, थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मैं थोड़ा सा होल्ड पर रखा। हमने नॉन सेविंग पढ़ लिया, सेविंग को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पर कर रहे हैं। हम थर्ड हेड ऑफ टैक्स पढ़ रहे हैं डिविडेंड। तीनों हेड्स ऑफ टैक्सेस के अपने अपने टैक्स रेट्स हैं। लास्ट क्लास में हमने नॉन सेविंग के टैक्स रेट देखे थे। बेसिक रेट बैंड में 20%, हायर रेट बैंड पर 40% और एडिशनल रेट बैंड पर 45%। याद करें, मैंने आप लोगों को कहा था कि रेट्स ऑफ टैक्सेस पेपर में गिवन होंगे, इनसे परेशान नहीं होना है। अब आज बेटा जो हम हेड ऑफ इनकम पर बात कर रहे हैं दैट इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होती है? बहुत आसान अल्फाज में बेटा, कंपनी जब अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डर को मिलती है डिविडेंड इनकम, जो हमें कंपनी से डिविडेंड मिल रहा होता है। अच्छा, ये वर्ड डिविडेंड लास्ट क्लास में भी यूज हुआ था रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, लेकिन वहां मैंने कहा था कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का डिविडेंड के तौर पर टैक्स नहीं होता बल्कि नॉन सेविंग इनकम के तौर पर टैक्स होता है, बिकॉज रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रॉपर्टी मार्केट से अर्न करता है। वो एक एक्सेप्शन थी, वो एक खास सर्कमस्टांस। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नॉर्मल डिविडेंड इनकम पर कि अगर आपको एक नॉर्मल कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है तो उसकी क्या टैक्सेशन है। डिविडेंड इनकम रेफर्स टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डन बाय अ कंपनी। अच्छा देखिए, डिविडेंड इनकम के जो टैक्स रेट्स हैं वो नॉर्मल नॉन सेविंग इनकम से अलग है। अब ऐसा क्यों है? तो इसकी प्राइमरी वजह यह है कि जो डिविडेंड इनकम है जो आपको मिल रही है, जिस पर अब आप टैक्स दोगे, उन्हीं प्रॉफिट्स पर एक बार कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होती है। देखिए बेटा, कंपनीज की भी तो अपनी टैक्सेशन होती है, कॉर्पोरेशन टैक्सेस, जो आप आगे पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स दे देती है। अब जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड पर दोबारा से टैक्स लग रहा होता है। लेकिन बेटा ये जो टैक्स रेट है ये नॉर्मल नॉन सेविंग इनकम की निस्बतन कम होता है क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी प्रॉफिट पर एक बार टैक्स दे चुकी होती है। अच्छा, इधर कुछ बच्चों का आर्ग्यूमेंट होगा, सर ये तो दो दो बार टैक्स हो रहा है एक ही प्रॉफिट। यस, हो रहा है, लेकिन आगे हम एक ऐसी वैल्यूएशन पढ़ेंगे जिसमें जब मैं कॉर्पोरेशन पढ़ा दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ऑपरेटिंग एज अ कंपनी इज स्टिल बेनिफिशियल डिस्पाइट के दो बार टैक्स लग रहा होता है, यानी हम कंबाइन करके भी फायदे में ही रहते हैं। सही, लेकिन खैर वो बहुत लेटर ऑन डिबेट है। अभी के लिए आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, आप इंडिविजुअल हो, आपको अपना इनकम टैक्स का रेट सीखना है।
Dividend income received by an individual during a tax year is classified as a separate head of income. हमें पता है क्योंकि डिविडेंड के बेटा जो टैक्स रेट्स हैं वो अलग हैं। बेटा बेसिक रेट बैंड में नॉन सेविंग का टैक्स रेट 20% था, डिविडेंड का टैक्स रेट है 8.75%। हायर रेट बैंड में नॉन सेविंग का टैक्स रेट 40% था, डिविडेंड का टैक्स रेट है 33.75। अच्छा, ये टैक्स रेट पेपर में गिवन होंगे, परेशान नहीं होना है। पेपर में एक डॉक्यूमेंट होता है टैक्स रेट शीट जिसमें सारे रेट्स गिवन होंगे। और एडिशनल रेट बैंड में नॉन सेविंग का रेट है 45%, डिविडेंड का टैक्स रेट है 39.35%। अच्छा, अब इधर एक काम की बात सुन लीजिए बेटा, ये जो टैक्स रेट्स हैं और ये जो टैक्स बैंड्स हैं, सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम पर टैक्स लगेगा, वो बैंड्स को कंज्यूम करेगी। बेटा सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम पर टैक्स लगेगा, वो बैंड्स को कंज्यूम करेगी। हाँ, अगर कुछ बैंड्स बच गए, कुछ बैंड्स पीछे बच गए, तो फिर वो रिमेनिंग बैंड्स डिविडेंड इनकम को मिलेंगे। अब ये कैसे होता है, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे, बिलीव मी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान से। अच्छा, डिविडेंड इनकम में एक छोटी सी बात और याद रखनी है, फर्स्ट 500 पाउंड ऑफ डिविडेंड इनकम आर टैक्स्ड एट 0%। बेटा आपकी डिविडेंड इनकम जो भी होगी ना टैक्स ईयर में, उसमें शुरू के 500 पाउंड पर हमेशा 0% टैक्स रेट लगेगा। यानी शुरू के 500 पाउंड पर टैक्स नहीं लग रहा इफेक्टिवली, क्योंकि 0% टैक्स रेट है। अच्छा, डिविडेंड पर बेटा कोई विद होल्डिंग नहीं है। जैसे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 20% विद होल्ड था, नॉर्मल डिविडेंड इनकम पर कोई विद होल्ड नहीं है, आपको पूरे पूरे पैसे मिलेंगे। नॉर्मल डिविडेंड इनकम पर कोई विद होल्ड नहीं है बेटा, आपको पूरे पूरे पैसे मिलेंगे। सही। तो बेटा डिविडेंड इनकम क्या है, जो कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। एक इंडिविजुअल को बेटा डिविडेंड इनकम मिल रही है, जितनी भी डिविडेंड इनकम उसने इस टैक्स ईयर में रिसीव करी है, वो डिविडेंड के हेड में जाके क्लासिफाई हो जाएगी। बेटा डिविडेंड का सेपरेट हेड है, क्योंकि इसके टैक्स रेट अलग है। नॉन सेविंग के रेट्स अलग हैं, डिविडेंड के रेट्स अलग हैं, रेट्स पेपर में गिवन होंगे, इनके लिए परेशान नहीं होना है। डन हो गया। बेटा डिविडेंड इनकम के फर्स्ट 500 पाउंड्स हमेशा 0% पर टैक्स होंगे, ये भी पेपर में गिवन होगा। ये जो फर्स्ट 500 पाउंड्स है, ये भाई ये शुरू के 500 पाउंड पर हमेशा 0% रेट होता है। डिविडेंड इनकम पर बेटा विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होता। इसका मतलब क्या है बेटा, कि आपको पूरे पूरे पैसे मिलेंगे, यानी इसमें रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाली ग्रॉसिंग अप एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब कैसे करते हैं सॉल्व, आइए जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, जब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो प्रीवियस क्लास की चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी और आज की क्लास के नए कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएंगे। गौर से देखिएगा, बहुत आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बस आपने सुनना गौर से। मिस्टर जेड हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। ट्रेडिंग इनकम 39,000, एम्प्लॉयमेंट इनकम 4,000 और डिविडेंड इनकम 10,000। आपको निकालना है बेटा टैक्स पेएबल। गौर से देखिएगा बेटा, हम इस बंदे का इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। बेटा हम इस बंदे का क्या बना रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। अब देखिए बेटा, एक हेड ऑफ इनकम हो गया नॉन सेविंग। बेटा एक हेड ऑफ इनकम हो गया नॉन सेविंग और एक हेड आ गया डिविडेंड। बेटा एक हेड ऑफ इनकम नॉन सेविंग हो गया और एक डिविडेंड हो गया। नॉन सेविंग जिसमें सारी नॉर्मल इनकम्स आ रही, एक्सेप्ट सेविंग जो कि इंटरेस्ट इनकम है और डिविडेंड जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी की। अब देखो इधर ट्रेडिंग इनकम बेटा कितना है 39,000, नॉन सेविंग के हेड में चला गया। फिर क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ये कितना है बेटा 4,000, किस हेड में चला गया बेटा, नॉन सेविंग के हेड में चला गया। डन हो गया। अच्छा बेटा, अब एक डिविडेंड इनकम, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का डिविडेंड नहीं है, नॉर्मल डिविडेंड है, नॉर्मल डिविडेंड। तो डिविडेंड के हेड में जाएगा और बेटा नॉर्मल डिविडेंड इनकम पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होता, आपको पूरे पूरे पैसे मिलते हैं। बेटा कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होता, आपको पूरे पूरे पैसे मिल जाते हैं। जैसे आपको ट्रेडिंग इनकम मिली, जैसे आपको प्रॉपर्टी इनकम मिली। बेटा ये सबको ऐड कर लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम 39,000 प्लस 4,000 43,000 और बेटा ये हो गया 10,000। डन। बेटा पर्सनल अलाउंस लेस कर लें।
बेटा पर्सनल अलाउंस सबसे पहले हमेशा नॉन सेविंग से डिडक्ट होता है, क्योंकि नॉन सेविंग इनकम के टैक्स रेट सबसे ज्यादा है। जिसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है उसे ऑफसेट करने में फायदा भी है। बेटा पर्सनल अलाउंस एडजस्ट कर लें, आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, टैक्सेबल इनकम की। बेटा आई बिलीव ये सब कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। टैक्सेबल इनकम बेटा 43,000 में से 12570 लेस कर लो, ये आ गया 30430 और बेटा ये आ गया 10,000। डन हो गया। अच्छा बेटा बस अब यहां से आपने गौर से सुना, अभी तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब रेट ऑफ टैक्स लगा रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। नॉन सेविंग इनकम कितनी है बेटा, 30430। अच्छा बेटा देखो 37,700 तक बेसिक रेट बैंड है, तो बेटा ये पूरा का पूरा 30430, बेटा ये पूरा का पूरा 30430 आपका 20% पर टैक्स हो जाएगा। 37,700 तक बेसिक रेट बैंड है बेटा, ये मैंने लगा दिया 20%, 6086। गौर से सुनते जाओ बेटा, बेसिक रेट बैंड 37,700 तक है। फिर आ जाओ बेटा डिविडेंड इनकम 10,000। अच्छा बेटा डिविडेंड इनकम में से शुरू के 500 हमेशा 0% पर टैक्स होंगे। जीरो हो गया बेटा, शुरू के 500 हमेशा 0% पर टैक्स होंगे, जीरो हो गया बेटा। गौर से सुनना। अच्छा अब जरा आपने बेसिक रेट बैंड को देखो, आपका बेसिक रेट बैंड है 37,700। बेटा आपके पास बैंड में कितनी जगह बच गई, बेटा बैंड चेंज होगा तो रेट चेंज हो जाएगा ना बेटा। 37,700 का बैंड है, 30430 लेस कर लो, 30430 नॉन सेविंग ने यूज कर लिए। 500 जो 0% पर टैक्स हुए वो भी बैंड को कंज्यूम करेंगे। बेटा पीछे बचा 6770। बेटा इतनी डिविडेंड इनकम बेसिक रेट बैंड में टैक्स हो जाएगी और इसका रेट है 8.75%। बेटा यहां कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि है बहुत इजी चीज। बेटा बेसिक रेट बैंड 37,700 का है, पहले नॉन सेविंग इनकम ने कंज्यूम कर लिया, फिर डिविडेंड के जो 500 0% पर टैक्स हो रहे हैं वो भी बैंड को कंज्यूम करेंगे। अब बेटा बैंक में जो रिमेनिंग स्पेस रह गई 6770 वो टैक्स हो जाएगा 8.75% पर। बेटा ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 529, ये बन गया आपके पास 529। अच्छा अब जरा देखो बेटा आपके पास डिविडेंड इनकम कितनी रह गई बैलेंस, बेटा 10,000 की डिविडेंड इनकम थी, 500 0% पर टैक्स हो गए, 6770 बेसिक रेट बैंड में अकोमोडेट हो गए। बेटा पीछे बचे 2730। बेटा अब बेसिक रेट बैंड खत्म हो गया, अब आ गया हायर रेट बैंड। बेटा ये रेट्स के लिए परेशान नहीं होना, ये रेट्स पूरे पूरे पेपर में गिवन होंगे बेटा, इनके लिए परेशान मत होना। 8.75, 33.75, 39.35 ये बैंड ये सब पेपर में गिवन होगा। बेटा जो रिमेनिंग डिविडेंड बच गया उस पर 33.75 लगा दो, तो ये आ गया आपके पास 921। बेटा ये सबको ऐड कर लो तो आपके पास आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा बेटा इस सवाल में कोई एडवांस टैक्स नहीं था, बेटा इस सवाल में कोई एडवांस टैक्स नहीं था बेटा, तो यही आपका टैक्स पेएबल है। 6086, 529 और 921, 7536। बेटा क्योंकि कोई एडवांस टैक्स नहीं था तो यही आपका टैक्स पेएबल बन जाए। सर प्लीज रिपीट कर दें, बेटा रिपीट भी करूंगा और दो सवाल और भी कराऊंगा ताकि पक्का हो जाए कॉन्सेप्ट। देखो बेटा सवाल में इस बार एक नया हेड ऑफ इनकम इंट्रोड्यूस हो गया, डिविडेंड। नॉन सेविंग इनकम नॉर्मल इनकम हो गई, डिविडेंड का एक नया हेड बन गया।
ट्रेडिंग इनकम आ गई, एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई, डिविडेंड डिविडेंड के हेड में चला गया, इनकम को उनके हेड में रख दिया, टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम। बेटा सबसे पहले नॉन सेविंग को टैक्स कर दो, सबसे पहले नॉन सेविंग को टैक्स कर दो। बेसिक रेट बैंड है 37,700 तक, नॉन सेविंग पूरी पहले बैंड में निकल गई। डिविडेंड के शुरू के 500 हमेशा 0% पर टैक्स हो जाएंगे, जीरो आ गया। अब बेटा अपने बैंड को देखो, 37,700 का बैंड है, 30430 चले गए, 500 चला गया। अब बैंड में कितनी जगह रह गई है? 6770। डिविडेंड का बेसिक रेट लग गया, और बेटा बाकी जो डिविडेंड इनकम बच गई उस पर हायर रेट लगा। बेटा सिर्फ स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिस से आपको पक्के हो जाएंगे, सिर्फ स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिस कर करके पक्के हो जाएंगे। स्टेप्स आपको याद हो गए, आपने परफॉर्म कर लिए मल्टीपल टाइम, आपके लिए काम आसान है, कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। यानी आप मुझे बताओ बेटा ये टैक्स रेट लगाने में क्या मुश्किल है? आप एडवांस टैक्स पढ़ रहे हो भाई, सही हो गया। आओ जरा एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें पक्की हो जाएंगी। आओ, मिस्टर बी हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर, ट्रेडिंग इनकम 27,000, डिविडेंड इनकम 20,000 और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिविडेंड 5,000। बेटा रीट का डिविडेंड, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नॉर्मल डिविडेंड नहीं है, ये नॉन सेविंग में जाता है, और बेटा इस पर विदहोल्डिंग भी कटती है, 20% विदहोल्डिंग होती है, और क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम नेट अज्यूम करते हैं। ये सब आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हो। आओ जरा, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। बेटा एक हेड हो गया नॉन सेविंग, बेटा एक हेड हो गया नॉन सेविंग, और एक हेड हो गया डिविडेंड। एक हेड हो गया नॉन सेविंग और एक हो गया डिविडेंड। ट्रेडिंग इनकम कितनी है बेटा? 27,000, ये चली गई नॉन सेविंग में। फिर क्या है बेटा? डिविडेंड कितना है बेटा? 20,000, डिविडेंड के हेड में चला गया, डन हो गया। फिर आ गया रीट, बेटा 5,000 है, 20% विदहोल्ड हुआ होगा, डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100%, डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100%, बेटा ये हो गया 6250। बेटा जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का डिविडेंड है वो नॉर्मल डिविडेंड की तरह टैक्स नहीं होता, वो नॉन सेविंग इनकम में जाता है, इस पर 20% विदहोल्ड भी होता है, क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कमाता है प्रॉपर्टी मार्केट से, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कंपनी सिचुएशन, एक म्यूचुअल फंड है ये। बेटा ये आ गई टोटल इनकम 27,000 प्लस 6250, 33,250, और बेटा ये आ गया 20,000। डन हो गया भाई। बेटा पर्सनल अलाउंस लेस कर लेते हैं, पर्सनल अलाउंस 12,570। बेटा ये हो गया पर्सनल अलाउंस डिडक्ट। आपके पास आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। बेटा कितनी है टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम कितनी है? 33,250 माइनस 12,570, 20,680, और बेटा ये आ गया 20,000। डन है, चलेंगे टैक्स लगा देते हैं। नॉन सेविंग इनकम 20,680। बेटा बेसिक रेट बैंड है 37,700 तक का, तो बेटा ये तो पूरा का पूरा 20,680 बेसिक रेट बैंड में ही अकोमोडेट हो जाएगा, 20%, 4136।
बेटा मेरा ख्याल है बहुत सिंपल काम करवा रहा हूं, ये मैं बहुत सिंपल काम है। यानी बेटा ऑप्शनल लेवल एग्जाम, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पर ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। आ जाओ जरा। डिविडेंड इनकम कितनी है बेटा? 20,000 है। स्टार्ट के 500 पाउंड्स हमेशा 0% पर टैक्स होंगे। 0 आ गया, डन है। अब आ जाओ बेटा, बेसिक रेट बैंड में क्या स्पेस रह गई? बेटा नजर आ रहा है ना कि बैंड खत्म होने वाला है, नजर आ रहा है बैंड खत्म होने वाला है बेटा। बेटा 37,700 माइनस 20,680 माइनस 500। बेटा बेसिक रेट बैंड में जो स्पेस मुझे नजर आ रही है वो है 16,520। ये रेट है 8.75%। डिविडेंड का बेसिक रेट, किसका बेसिक रेट बेटा? डिविडेंड का बेसिक रेट 8.75%। बेटा ये आ गया 1446। सही है भाई, 1446 आ गया बेटा डिविडेंड का बेसिक रेट पर टैक्स। अब आपके पास बेटा कितनी डिविडेंड इनकम रह गई? बेटा 20,000 का डिविडेंड था, 500 0% पर टैक्स हो गए और 16,520 बेसिक रेट बैंड में टैक्स हो गए। पीछे बच गए 2,980। डिविडेंड का हायर रेट है 33.75। डिविडेंड का हायर रेट है 33.75। ये रेट्स पेपर में गिवन होंगे, इनके लिए परेशान नहीं होना है। सही है, 33.75%। ये आ गया 1,006। ये लीजिए बेटा, ये आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। इसमें से आपके पास टैक्स क्रेडिट भी इस सवाल में वो भी एडजस्ट होगा। 4136, 1446 और 1006, 6588। बेटा इस सवाल में टैक्स क्रेडिट भी था, वो एडजस्ट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल। बेटा कितना टैक्स क्रेडिट है जरा देख लो। हमने रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ग्रॉसअप किया था 5,000 से 6,250 पर। बेटा 1,250 का क्रेडिट एडजस्ट कर लो, ये आ गया पेएबल 5,338। आइए जरा रिपीट कर लेते हैं बेटा। इनकम्स को रेलेवेंट हेड में क्लासिफाई किया। ट्रेडिंग इनकम और रीट नॉन सेविंग है। नॉर्मल डिविडेंड जब वो साइलेंट है वो डिविडेंड के हेड में किया। टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम आ गई। बेटा 37,700 तक बेसिक रेट बैंड है, तो 2,0680 20% पर टैक्स हो गया। डिविडेंड में से शुरू के 500 0% पर टैक्स हो गए। बेटा फिर बैंड को इवैल्यूएट किया। 37,700 का बैंड था, 2,0680 नॉन सेविंग ने यूज किया, 500 डिविडेंड के 0% ने यूज किया, 16520 आ गया बेटा, 8.75% का रेट लगा दिया, 1446 का टैक्स आ गया। डिविडेंड के 500 ये चले गए, 16520 ये चले गए। बेटा बाकी डिविडेंड 2,980 33.75 पर टैक्स कर दिया। ऐड किया, लाइबिलिटी आई। इस सवाल में एडवांस टैक्स था, पिछले सवाल में कोई एडवांस टैक्स नहीं था बेटा। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का विदहोल्ड था, वो एडजस्ट किया, ये आ गया टैक्स पेएबल। मेरा नहीं ख्याल बेटा कोई मुश्किल बात। डिविडेंड मिल रहा है बेटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। इंडिविजुअल को जो भी डिविडेंड मिल रहा है एज अ सेपरेट हेड ऑफ इनकम जाएगा। डिविडेंड के अपने रेट ऑफ टैक्स है, पेपर में गिवन होंगे। बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग 20% है, डिविडेंड 8.75 है। हायर रेट बैंड इधर 40 है, इधर 33.75 है। एडिशनल रेट बैंड नॉन सेविंग 45 है, डिविडेंड 39.35 है। डिविडेंड के प्लस 500 पाउंड हमेशा 0% पर टैक्स हो जाएंगे।
आई बिलीव ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एडवाइजेबल है कि रिकॉर्डिंग को पॉज करके खुद से ट्राई करो। सही है बेटा, मैं तो करवा रहा हूं लेकिन आपके पास पॉज का बटन है, आप करके खुद ट्राई कर सकते हो। मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। Employment income 12,000, dividend income 7,000, real estate investment trust dividend 4,000। बेटा विद होल्डिंग टैक्स है 20% और अमाउंट है नेट। सही है भाई, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अमाउंट नेट होता है। क्या निकालना है भाई? टैक्स पेबल निकालना है। आ जाए जरा, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं भाई, आइए जरा। बेटा एक हेड है नॉन सेविंग और एक हेड है डिविडेंड। डन हो गया बेटा? चलें भाई आइए देखें। अच्छा भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बेटा? 12,000। एम्प्लॉयमेंट इनकम है नॉन सेविंग, ये हो गया। डिविडेंड कितना है बेटा? 7,000। ये लीजिए भाई, डिविडेंड को डिविडेंड के हेड में शो कर दिया। डन है। अच्छा भाई, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कितना है बेटा? 4,000। बेटा 20% विद होल्ड होता है, ग्रॉस अप कर लो, डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये आ गया डिविडेंड। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का डिविडेंड 5,000। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का डिविडेंड है इसलिए नॉन सेविंग है। नॉर्मल डिविडेंड के हेड में जाता है। आ जाओ भाई, ये आ गई बेटा तुम्हारी टोटल इनकम। कितनी है भाई? 12 + 5 17 और बेटा ये है 7,000। डन हो गया। पर्सनल अलाउंस 12,570, ये लो भाई, ये आ गई बेटा तुम्हारी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम 17,000 में से 12,570 लेस कर दो, 4,430 और ये आ गया 7,000। आ जाओ भाई टैक्स लगा देते हैं। बेटा नॉन सेविंग इनकम 4,430 है। ऑब्वियसली बेसिक रेट बैंड में ये बेटा बेसिक रेट बैंड 37,700 तक है। 20% 886। डिविडेंड कितना है बेटा? 7,000 है। शुरू के 500 हमेशा 0% पर टैक्स होंगे, 0 आ गया। अच्छा बेटा आप जरा गौर से देखो, आपको नजर आ रहा है कि आपके पास बेसिक रेट बैंड बहुत ज्यादा है बेटा। ये 4,430 और 7,000 मिलके भी 37,700 तक नहीं जा सकता। तो बेटा अब तो सिंपल सवाल है ना बेटा, जो रिमेनिंग डिविडेंड है वो सीधा सीधा बेसिक रेट बैंड पर टैक्स हो रहा है। बेटा प्रीवियस क्वेश्चंस में देखो बैंड खत्म हो रहा था, कुछ डिविडेंड नीचे शिफ्ट होता था, इधर तो ऐसा ही नहीं बेटा। 4,430 का नॉन सेविंग बचा है, डिविडेंड 7,000 है बेटा, मिला के भी बेटा 11-12,000 बनता है बेटा। 6,500 इंटू 8.75, बेटा ये आ गया आपके पास 569। ऐड कर लीजिए बेटा, टैक्स लाइबिलिटी 886 और 569 1455। बेटा एडवांस टैक्स एडजस्ट कर लो, टैक्स क्रेडिट जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे डिडक्ट हुआ होगा तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारा टैक्स पेएबल। बेटा कितना एडवांस टैक्स था? रीट को आपने ग्रॉस अप किया था 4,000 से 5,000 में,
बेटा 1000 का क्रेडिट है, 455 का टैक्स पेबल आ गया। तो देखो बेटा, एक नया हेड इंट्रोड्यूस हो गया, डिविडेंड। नॉन सेविंग के बराबर में एक नया कॉलम आ गया, डिविडेंड। उसके अपने टैक्स रेट क्या है बेटा? 500 पाउंड तक 0% टैक्स है। फिर उसके बाद बैंड के मुताबिक है 8.75, 33.75 और 39.35। ये नॉर्मल डिविडेंड है जो आपको कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। बेटा जो आपको कंपनी से क्या मिल रही है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। डन है बेटा, बात समझ आती है? देखो बेटा, डिविडेंड इनकम किस तरह चल रही है बेटा? जो हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है उसे हमें कैसे डील करना है, हमने देख लिया। बेटा कोई विदहोल्ड नहीं है डिविडेंड पर। फर्स्ट 500 पर 0% टैक्स है, बाकी बैंड के मुताबिक आपने टैक्स कर दिया। आई बिलीव इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अप्लाई भी करके देख लिया। तो बेटा ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट डालते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। लास्ट क्लास पहले इनकम टैक्स रिटर्न इंट्रोड्यूस किया, नॉन सेविंग इनकम डाली, 3 सवाल किए। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रखा, 3 सवाल किए। डिविडेंड इनकम लाए, उसके 3 क्वेश्चंस किए। अच्छा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सवाल की डेप्थ बढ़ती जाएगी, क्योंकि हेड्स बढ़ते जाएंगे। डन है भाई? चल अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और हेड ऑफ इनकम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ट्रस्ट इनकम। एक और हेड ऑफ इनकम इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रस्ट इनकम। इस पर बात करते हैं, फिर इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए भाई। ओके, सो देखिए, जब हम ट्रस्ट इनकम पर बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है, फिर इसकी इनकम पर बात करेंगे और टैक्सेशन पर बात करेंगे। देखिए, ट्रस्ट एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी सेपरेट एंटिटी क्रिएट करवाई जाती है जिसमें एक पार्टी होती है डोनर, डोनर जो एसेट्स दे रहा है। एक होते हैं इसमें ट्रस्टीज जो उन एसेट्स को करते हैं मैनेज, और तीसरी पार्टी होती है बेनिफिशियरी जिसे इस ट्रस्ट की इनकम दी जाती है। गौर से सुनना है, सब इसके रीजंस बता। ट्रस्ट क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है, एक बॉडी है जिसके अंदर एक है डोनर जो एसेट्स दे रहा है, एक है ट्रस्टी जो उन एसेट्स को मैनेज करेगा, समझो डायरेक्टर्स की तरह, और तीसरा है बेनिफिशियरी जिसे इस ट्रस्ट की इनकम दी जाएगी। आप बोलोगे कि सर ये ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है? बेटा ट्रस्ट बनाने की बहुत सारी वजूहत है। आप समझो एक बंदा है, उसके बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी उसके बच्चे छोटे हैं, या तो वो इनकम किसी, या उसके बहुत ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जो उसके बिजनेस एम्पायर को नहीं चला सकेंगे, तो वो बनाएगा ट्रस्ट। वो हो गया डोनर। अब इस बंदे को लग रहा है मेरी डेथ होने वाली, मैं बीमार हूं, वॉटेवर, तो ये बन गया डोनर। ये अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सही। और फिर ये जो ट्रस्ट इनकम कमाएगा वो इनकम दी जाएगी बेनिफिशरीज। तो ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है जब हम ट्रस्टीज से काम करवाना चाह रहे हैं और इनकम दिलवाना चाह रहे हैं बेनिफिशरीज को, बट हम कंपनी या ओनरशिप सिचुएशन नहीं बनाना चाह रहे। एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ट्रस्ट चले। So trust is a separate body in which a donor, एक पार्टी हो गई डोनर, donates assets which are managed by trustees जो डायरेक्टर्स की तरह काम करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरी। जो भी ट्रस्ट अर्न करेगा बेटा वो बेनिफिशरीज को मिलता जाएगा। अब ट्रस्ट क्रिएट करने के क्या रीजंस हैं? सबसे पहली बात, इनकम इज टू बी गिवन टू दोस हु कैन नॉट मैनेज इट देमसेल्फ। बेटा छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, या मैं किसी चैरिटी को या थर्ड पार्टी एंटिटी को इनकम दिलवाना चाह रहा हूं और मुझे पता है कि वो मेरी इस चीज को मैनेज नहीं कर सकेंगे। भाई फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा जो बिजनेस एम्पायर है वो एक ट्रस्ट चलाए, उससे जो भी इनकम आए वो एक चैरिटी में चली जाए। अब चैरिटी खुद तो इदारा नहीं चला सकेगी, तो मैं चैरिटी को बनाऊंगा बेनिफिशियरी। एक बिठा दूंगा ट्रस्टीज, दुनिया में बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे होंगे, ट्रस्टी बिठा दूंगा मैं, हो गया डोनर। या मेरे छोटे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जो इसे नहीं चला सकते, तो मैं ट्रस्टीज बिठा दूंगा जो मैनेज करेंगे और बेनिफिशरीज को इनकम देंगे। तो इनकम इज टू बी गिवन टू दोस हु कैन नॉट मैनेज इट देमसेल्फ, या व्हेन इनकम इज टू बी गिवन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मुझे ये डर है कि जो बेनिफिशरीज हैं वो सारा पैसा एक साथ ना निकाल लें। बेटा वो ये ना समझे कि एक साथ सारा पैसा निकाल लेंगे तो फायदा हो जाएगा, उन्होंने सारा पैसा एक साथ निकाल लिया तो बिजनेस ही गिर जाएगा।
तो फिर एक सिस्टमेटिक मैनर में सेट कर दूंगा कि भाई इनको हर साल प्रॉफिट की 3% दी जाएगी। एक सिस्टम सेट करके जाना चाह रहा हूं। ये तो बेटा दोनों बड़े वैलिड कमर्शियल रीजन हैं, जो असल रीजन है। लेकिन ट्रस्ट बनाने के अंदर टैक्स प्लानिंग भी होती है। ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर इनकम टैक्स प्लानिंग। अब आप गेम को समझो बेटा, एक तो था कि मैं मर रहा हूं या कोई ऐसी सिचुएशन है तो मैं ट्रस्ट बना रहा हूं। एक है कि मैं जिंदा हूं, मैं अलाइव हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिर भी ट्रस्ट बनाया और मैंने ट्रस्ट के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स को बेनिफिशियरी बनाया और अब इनकम सबके नामों पर निकाल रहा हूं। मैं खुद ही डोनर बन गया और खुद ही अपने आप को ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया। मैं जिंदा हूं भाई, अभी डोनर भी बन गया और ट्रस्टी भी बन गया और अपने आप को और घर वालों को मिलाकर बेनिफिशियरी बना दिया। अच्छा, घर वालों को बेनिफिशियरी बनाए, शेयर होल्डर नहीं बनाए कि वो मेरे सामने खड़े हो सके, वो बेनिफिशियरी, उन्हें इनकम मिलेगी। मैं डोनर हूं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मैं खुद ही ट्रस्टी हूं, मैं चलाऊंगा। और बेटा अब इनकम मल्टीपल बेनिफिशरीज के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि सबके पर्सनल अलाउंसेस यूज हो जाएंगे, सबके बेसिक रेट बैंड्स का बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो ट्रस्ट बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हम इनकम को मल्टीपल बेनिफिशरीज के नाम निकालेंगे, जिसके थ्रू हम इनकम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। जिसके थ्रू बेटा हम क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स प्लानिंग। बात समझ आती है? अच्छा, अब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ चुके हो, पर्सनल अलाउंस, बैंक, ये सब आपको पता है। बेटा जितने ज्यादा लोगों के नाम पर इनकम निकालूंगा, सबके अलाउंसेस भी यूज करूंगा और सबके बैंड्स भी यूज करने को मिलेंगे, तो ओवरऑल फैमिली का टैक्स कम हो जाएगा ना बेटा। बेटा डायरेक्ट 1 लाख पाउंड अपने नाम पर निकालूंगा तो एक पर्सनल अलाउंस और एक बार बेसिक रेट बैंड। यही 1 लाख पाउंड को क्या कर दूं, 10-10 हजार पाउंड करके अपनी फैमिली के 10 लोगों के नाम पर निकाल लूं। भाई घर में ही पैसे आ रहे हैं ना, वो सब घर में ही यूज हो जाएंगे। तो बेटा सबके पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा, सबके बेसिक रेट बैंड का बेनिफिट मिलेगा। और चौथा रीजन है, ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग। बेटा देखो यूके में है इनहेरिटेंस टैक्स। जब आपकी डेथ हुई और आपके एसेट्स ट्रांसफर होंगे तो उस पर 40% इनहेरिटेंस टैक्स लग जाता है। ये पूरा चैप्टर आप आगे पढ़ोगे, 40% इनहेरिटेंस टैक्स लग जाता है। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं बेटा, वो एक बार अपने सारे एसेट्स ट्रस्ट में डाल देते हैं। अच्छा, जब वो ट्रस्ट में डाल रहे होते हैं तो उस वक्त भी आईएचटी तो लगता है क्योंकि गिफ्ट है। गिफ्ट है तो आईएचटी तो लगेगा, लेकिन वन टाइम लग गया। अच्छा अब समझो बेटा, इंसान मरते हैं, मेरी डेथ होगी, मेरे बच्चे की डेथ होगी, उसके बच्चे की डेथ होगी, लेकिन ट्रस्ट की कभी डेथ नहीं होगी। तो अफेक्टिवली हर जनरेशन पर हमारा आईएचटी सेव हो रहा है, क्योंकि एसेट्स अब किसी इंडिविजुअल के नाम पर होंगे ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट के नाम पर होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिख दिया जाएगा कि भाई जो भी हमारी फैमिली में सबसे बड़ा होगा वो ट्रस्टी होगा। और बेनिफिशियरी सेट कर दी जाएंगे कि तमाम फैमिली मेंबर्स में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब इससे क्या फायदा होगा बेटा, डोनर मरते रहेंगे, ट्रस्टी मरते रहेंगे, नए लोग उस जगह बैठते रहेंगे। लेकिन एसेट्स किसी इंडिविजुअल के नाम पर तो है नहीं कि एसेट ट्रांसफर और आईएचटी लगे। एसेट्स किसके नाम पर है, ट्रस्ट के नाम पर है। इंडिविजुअल्स की डेथ होती रहेगी लेकिन उनके नाम पर एसेट ही नहीं है, तो इनहेरिटेंस लग ही नहीं रहा। एसेट्स किसके नाम पर रखे गए, ट्रस्ट के नाम पर रखे। तो ट्रस्ट बनाने से क्या फायदा हो गया बेटा, एक तो इनकम मैनेज करवानी है कि भाई ट्रस्टीज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सिस्टमैटिक मैनर सेट करना है, इनकम टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचा, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचा। बेटा ये ट्रस्ट आप जिंदगी के दौरान भी क्रिएट कर सकते हो, ड्यूरिंग लाइफ, और एट द टाइम ऑफ डेथ, अपनी मौत के वक्त भी क्रिएट कर सकते हो। देखो बेटा मैं सिर्फ कैलकुलेशन नहीं पढ़ाता, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ ताकि थियोरेटिकल जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी डील कर सकूं। अच्छा, एडवांस टेक्स्ट में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, वो होगी कैलकुलेशन से रिलेटेड ही। तो आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बेटा अब ये जो ट्रस्ट है ना, ये दो तरह के हैं। एक होता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और एक होता है बेटा इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट। अच्छा, समझने वाले कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा गौर से सुनना। बेटा ट्रस्ट क्या है, एक सेपरेट बॉडी क्रिएट हुई जिसमें एक आ गया डोनर, एक आ गया ट्रस्टी और एक आ गया बेनिफिशियरी। डोनर ने एसेट दिए, उन्हें मैनेज किया ट्रस्टीज ने, और इनकम मिलना शुरू हो गई बेनिफिशरीज को। अच्छा, ट्रस्टीज सर ये काम फ्री में क्यों कर रहे हैं, बेटा उन्हें उनके काम की सैलरी मिलेगी, लेकिन वो उसके प्रॉफिट के हिस्सेदार नहीं, वो बेनिफिशरी को मिल रहा है।
ट्रस्ट क्यों क्रिएट किया बेटा? बेटा जब एक इंसान को पता होता है कि मैं मरने वाला हूं या कोई ऐसा रीजन है और वो चाहता है कि इनकम ऐसे लोगों को मिले जो उसे मैनेज नहीं कर सकते खुद से, यानी वो ट्रस्ट नहीं चला सकेंगे, तो फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के हवाले वो ये काम करता है। सो इनकम इज टू बी गिवन टू दोज हु कैन नॉट मैनेज इट, लाइक योर चिल्ड्रन। इनकम इज टू बी गिवन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आपको लगता है कि यार मेरे बच्चे सारा पैसा एक साथ ना निकाल लें, तो आप ट्रस्ट बना देते हो और उसमें लिख देते हो कि इतने इतने पैसे हर साल देना, ताकि वो एक साथ सारा पैसा ना निकाल सके। बेटा इनकम टैक्स प्लानिंग है। इनकम टैक्स प्लानिंग क्यों है भाई? बेटा मल्टीपल बेनिफिशरीज के नाम पर इनकम निकाली जाएगी, तो इससे फायदा ये हो जाएगा बेटा कि सबके पर्सनल लॉस और बैंड्स यूज होंगे। इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग है। इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग क्यों है बेटा? एक बार एसेट्स ट्रस्ट के नाम कर दिए ना, अब आप समझ लो इफेक्टिवली हर बार डेथ पर आईएचटी बच रहा है, क्योंकि अगर ये एसेट इंडिविजुअल्स के नाम पर होते तो हर बार आईएचटी लग रहा हो। ट्रस्ट के नाम पर तो बेटा ट्रस्ट हमेशा जिंदा रहेगा, तो सरवाइव कर रहा है, इंसान मर रहे हैं, सिर्फ ट्रस्ट पे ट्रस्टी बदलते जाएंगे, तो बेटा इफेक्टिवली हर बार आपका इनहेरिटेंस टैक्स बच रहा है। ये ट्रस्ट आप जिंदगी के दौरान भी बना सकते हो और मौत पर भी बना सकते हो। तो प्रैक्टिकली लोगों ने ट्रस्ट बनाए हुए होते हैं फॉर दैट टैक्स प्लानिंग पर्पस। सही हो गया बेटा? अब बेटा ट्रस्ट दो तरह के, एक है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और एक है इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट। अब जरा गौर से देखें ये क्या है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। बेटा ये ट्रस्ट बनता है प्योरली टैक्स प्लानिंग करने के लिए। ये ट्रस्ट बनता है टैक्स प्लानिंग पर्पस के लिए। अच्छा देखो, ये टैक्स की चोरी नहीं है, ये प्लानिंग है, ये इजाजत है इसकी। कुछ जगह टैक्स प्लानिंग परमिटेड है, टैक्स डिपार्टमेंट ने इजाजत दी है कि आप कर सकते हो ये काम। ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन नहीं है, चोरी नहीं है, प्लानिंग है ये। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बेटा बनता ही टैक्स प्लानिंग करने के लिए। इसमें होता क्या है कि डोनर एसेट्स देता है, अपने आप को खुद ही ट्रस्टी बना लेता है। वो वैसे किसी और को भी ट्रस्टी बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा प्रैक्टिकली अपने आप को। इसका क्या रीजन है अभी बता देता। बेटा लफ्ज डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी, चॉइस, मेरा डिसीजन, मेरी मर्जी। बेटा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में सारी पावर ट्रस्टीज के हाथ में होती है। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में सारी पावर ट्रस्टीज के हाथ में होती है, और उनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है जो बेनिफिशरीज भी चेंज कर सकते हैं, वो ट्रस्ट की एक्टिविटी भी चेंज कर सकते हैं, बेटा वो ट्रस्ट को बंद भी कर सकते हैं। यानी डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में सारी पावर ट्रस्टी के हाथ में होती है। असल में डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाया जाता है टैक्स प्लानिंग के लिए, कि मैं खुद ही डोनर हूं, अपने आप को ही ट्रस्टी बनाऊंगा। जाहिर है किसी और को तो ट्रस्टी बनाऊंगा नहीं, वरना वो बेनिफिशरीज बदल देगा। बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं मर रहा हूं, मैं किसी और को ट्रस्टी बना के ट्रस्ट दे दूंगा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, तो मेरी डेथ के बाद मेरे बच्चों का नाम हटा के अपने बच्चों के नाम लिख देगा। तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाया ही जाता है टैक्स प्लानिंग के लिए। इसका मकसद क्या होता है बेटा कि हमारे हाथ में पावर है बेनिफिशरीज चेंज करने की, तो हम हर ईयर बेनिफिशरीज चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ताकि हम इनकम टैक्स प्लानिंग कर सकें। ताकि हम क्या कर सकें बेटा? इनकम टैक्स प्लानिंग कर सकें। वो बेनिफिशरीज लाएंगे, फैमिली के वो मेंबर्स बेनिफिशरी में लाएंगे जिनके पास पर्सनल अलाउंस बचे हुए, जिनके बेसिक रेट बैंड बचे हुए। अच्छा जो दूसरा ट्रस्ट होता है ना, इंटरेस्ट इन पोजेशन, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जो लिख दिया उससे चलेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। उसको चेंज कराने के लिए फिर अप्रूवल करने पड़ेंगे। इधर इजी है सब कुछ। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ ट्रस्टीज। जो ट्रस्टीज मैनेज करें ना, उनके पास अनलिमिटेड पावर है। Trustees can take all decisions. Beneficiaries have no fixed right, वो beneficiary को भी चेंज कर देंगे। Discretionary trust is created for income tax planning purpose. Income received from discretionary trust is taxed in following manner. बेटा ये टैक्स होगी रिसीट बेसिस पर, जब बेनिफिशरी, क्योंकि पैसे मिलने बेनिफिशरी को ही है, लेकिन वो बेनिफिशरी ट्रस्टी चेंज करते रहेंगे। बेटा जब मिलेंगे उस टैक्स ईयर में टैक्स होगा रिसीट बेसिस, इट विल बी टैक्स्ड एज अ नॉन सेविंग इनकम। और बेटा जो विद होल्डिंग टैक्स है यानी जो एडवांस टैक्स है वो 45% है। बेटा जो विद होल्डिंग टैक्स यानी एडवांस टैक्स है वो कितना है बेटा? 45% है। बेटा 45% विद होल्डिंग टैक्स का मतलब है कि आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, अच्छा खासा विद होल्ड कट रहा है। लेकिन बेटा विद होल्डिंग से परेशान नहीं होना, क्योंकि वो एडजस्टेबल होता है। बेटा विद होल्डिंग टैक्स तो एडजस्टेबल होता है, तो उससे परेशान होना ही नहीं है। जैसे रीट में 20% विद होल्ड है या 45% विद होल्ड है,
सर इतना ज्यादा विदोल्ड? बेटा इसलिए क्योंकि ये बनाया ही टैक्स प्लानिंग पर्पस के लिए गया है, तो इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट ने एट सोर्स एडवांस में ज्यादा टैक्स लिया है आपसे। लेकिन वो टैक्स एडजस्टेबल है तो परेशानी की बात नहीं है। बेटा देखो, ट्रस्ट क्या है? एक ऐसी बॉडी जिसमें डोनर ने दिए एसेट्स, उन एसेट्स को मैनेज किया ट्रस्टीज ने। बेटा उन एसेट्स को मैनेज किया ट्रस्टीज ने। इनकम किसे मिलेगी? बेनिफिशियरीज को। क्यों क्रिएट हुआ ट्रस्ट? भाई डोनर ये जानता है कि बेनिफिशियरी ये बिजनेस नहीं चला सकेंगे, तो ट्रस्ट बना रहा है और ट्रस्टीज को पावर दे रहा है। लेकिन बेटा वो ट्रस्टीज को लिमिटेड पावर देना चाहता है, फिर वो लिमिटेड पावर वाला ट्रस्ट इंटरेस्ट इन पोजेशन है, जिसमें ट्रस्टी बेनिफिशियरी को चेंज नहीं कर सकेगा। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में तो बेनिफिशियरी बदल देगा। तो बेटा इन पर्पसेस के लिए फिर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट नहीं बनेगा, इनके लिए तो फिर दूसरा वाला ट्रस्ट बनेगा, वो पढ़ेंगे आगे। या आप इनकम देना चाहते हो सिस्टमेटिक मैनर में, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दोगे, लेकिन वो भी इंटरेस्ट इन पोजेशन में होगा। डिस्क्रिशनरी में तो सब कुछ बाद में चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर इनकम टैक्स प्लानिंग, जिसमें हम बेनिफिशरीज एडजस्ट करेंगे, बैंड्स यूज करेंगे, अलाउंसेस यूज करेंगे, बेनिफिशरीज को टारगेट कर रहे हैं। क्या सारी इनकम एक बंदे के नाम पर निकालने से बेहतर है मल्टीपल लोगों के नाम पर निकालो? और इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग के एसेट्स एक बार ट्रस्ट में डाल दो, तो बेटा इफेक्टिवली हर बार आपका आईएचटी बच रहा है, क्योंकि अब एसेट्स के नेम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एसेट्स ट्रस्ट के नाम पर। बेटा ट्रस्ट की पहली टाइप है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। इसमें फुल फ्लेज पावर ट्रस्टीज की है, ट्रस्टीज कैन टेक ऑल डिसीजंस। फुल फ्लेज पावर बेटा ट्रस्टीज की है। बेनिफिशरीज के पास कोई फिक्स्ड राइट्स नहीं है, ट्रस्टीज सब कुछ चेंज कर देंगे। तो नॉर्मली डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में डोनर खुद ही ट्रस्टी बनता है या अपनी किसी फैमिली मेंबर को ट्रस्टी बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये यूज ही किया जाएगा टैक्स प्लानिंग के लिए। किसी और को अगर पावर दे दी तो वो सारे पैसे लेके भाग जाएगा। बेटा जो पैसे मिल रहे हैं वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होंगे, नॉन सेविंग के हेड में जाएंगे, और 45% विदहोल्ड है, एडवांस टैक्स है। सही बेटा, ये जो विदहोल्ड है ये एडजस्टेबल होता है। अच्छा, इंटरेस्ट इन पोजेशन पे आज बात नहीं करेंगे। अभी जितना पढ़ा है ना डिस्क्रिशनरी, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। बेटा अभी जितना पढ़ा है ना डिस्क्रिशनरी, इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी। पेशेंस के साथ सुनना है, जल्दी नहीं है। आओ जरा। मिस्टर जेड हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ट्रेडिंग इनकम 17,000, इनकम रिसीव फ्रॉम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट 9,000। बेटा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में विदहोल्डिंग टैक्स कितना है? 45%। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अमाउंट नेट होता है। आप इसे पहले ग्रॉस अप करो। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में हाईएस्ट विदहोल्ड है बेटा, इससे ज्यादा विदहोल्ड नहीं है। ये एडिशनल रेट बैंड का टैक्स रेट है जो विदहोल्ड हो गया, लेकिन ये एडजस्टेबल है, परेशान नहीं होना है। और डिविडेंड इनकम है 25,000, हमें निकालना है टैक्स पेएबल। बहुत सिंपल है, गौर से सुनो बेटा। हम बना रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न। एक हेड ऑफ इनकम आ गया नॉन सेविंग, और बेटा एक हेड ऑफ इनकम आ गया डिविडेंड। डन हो गया बेटा। अच्छा जरा गौर से देखो, ट्रेडिंग इनकम पे कोई विदहोल्ड नहीं है बेटा, सीधा सीधा अमाउंट है, नॉन सेविंग में जाएगा 17,000। डन। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बेटा 45% विदहोल्ड हुआ है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो बेटा, अगर 45% विदहोल्ड हुआ है तो जो आपको मिला है वो 55% है। बेटा 45 तो कट चुका है ना, तो आपको जो मिला होगा वो 55% होगा। बेटा ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स लगाओगे ना बेटा, फिर जो डिडक्ट हुआ है उसको बाद में एडजस्ट करेंगे बेटा। कैलकुलेटर प्रॉब्लम करना। ओके बेटा, ये आ गया 16,364। बेटा 45% अगर विदहोल्ड हुआ है तो डिवाइड बाय 55 करोगे ना। रीट में 20% विदहोल्ड होता है तो डिवाइड बाय 80 करते हो, और डिविडेंड इनकम है 25,000। बेटा डिविडेंड नॉर्मल पर कोई विदहोल्ड नहीं होता, ये एज इट इज शो हो गया। डन है बेटा। ये लीजिए बेटा, एडअप कर लें तो टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम
33,364 और ये आ गया 25,000। डन है बेटा। आ जाए जरा पर्सनल अलाउंस लेस कर लें बेटा। बेटा अब तो रूटीन सवाल हो गया ना, अब तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 12570 टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। कितनी है बेटा टैक्सेबल इनकम? पर्सनल अलाउंस लेस किया तो टैक्सेबल इनकम आ गई 20794 और बेटा ये हो गया 25,000। डन है। आ जाओ जरा बेटा टैक्स लगा लेते। बेटा अब तो रूटीन हो गया सवाल। नॉन सेविंग इनकम 20794 है बेटा। बेसिक रेट बैंड 37,700 तक होता है, तो 20794 पर लग जाएगा 20%, 4159। डन। बेटा डिविडेंड इनकम है 25,000। शुरू के 500 पाउंड्स 0% पर टैक्स हो जाएंगे। 0। अच्छा बेटा अब नजर आ रहा है इस बार बैंड खत्म हो जाएगा। 37,700 का बैंड है बेटा। आप इनकम्स को देखो ना, बैंड खत्म हो जाने करीब 45,000 के अराउंड की इनकम्स बन रही हैं। तो अब जरा बैंड पे नजर मार लेते हैं बेटा। 37,700 का बैंड है बेटा। कितनी स्पेस है बेटा बैंड में? 37,700 माइनस 20794 माइनस 500, 16,406, 8.75% डिविडेंड का बेसिक रेट है। ये लीजिए भाई। वन 436। डन हो गया बेटा। अब आपके पास कितनी डिविडेंड इनकम बच गई बेटा? 25,000 की डिविडेंड इनकम थी, 500 0% पर टैक्स हुए, 16,406 बेसिक रेट बैंड में टैक्स हुए, 8094, 33.75% डिविडेंड का हायर रेट है। बेटे रूटीन काम है, भी कर चुके हो आपने, प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में काम किया। 2732 ये लीजिए बेटा। ऐड कर लें बेटा, आपके पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी 4159 प्लस 1436 प्लस 2732, 8327। बेटा जो एडवांस टैक्स पे हुआ है वो एडजस्ट कर लें। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का एडवांस टैक्स था, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू किसकी? टैक्स पेएबल की। बेटा कितना एडवांस टैक्स था, कोई बच्चा बताएगा? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को 9,000 से ग्रॉस अप करके 16,364 में बदला था, माइनस 9,000। बेटा ये था 7,364। सही है बेटा। पीछे कितना पेबल रह गया बेटा? 963 का पेबल बच गया। बेटा मेरा नहीं ख्याल कुछ भी मुश्किल है यार। नॉर्मल इनकम को नॉन सेविंग डिविडेंड में क्लासिफाई किया। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बेटा 9,000 था, नेट अमाउंट था, 45% विदहोल्ड हुआ है, तो डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100 से ग्रॉस अप कर लिया। टोटल इनकम आई, अलाउंस एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम आ गई बेटा। 37,700 तक रेट 20% है नॉन सेविंग का, तो 20794 था। डिविडेंड में शुरू के 500 हमेशा 0% पर टैक्स होते हैं। बाकी जो डिविडेंड बच गया बेटा, डिविडेंड का बेसिक रेट है 8.75, 8.75 बेटा, तो बेटा वो आपने टैक्स कर दिया, 1436 आए। बेटा बाकी जो डिविडेंड बच गया वो हायर रेट बैंड में डिफरेंस निकाल लो बेटा, 33.75। ऐड कर लिया टैक्स लाइबिलिटी,
जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ था वो एडजस्ट किया, टैक्स पेबल आ गया बेटा। मेरा नहीं ख्याल बेटा कोई भी मुश्किल काम। ट्रस्ट क्या है, क्यों क्रिएट होता है, और ट्रस्ट की पहली टाइप है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। डन है, बोलो भाई, क्लियर है? आ जाओ जरा बेटा, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बेटा। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहोगे ना, आपको बात बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। आओ जरा एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसे। Okay, so let's look at this question. Mr. J has following incomes for the year. Property income of 18,000, income received of discretionary trust 10,000. Now on discretionary trust, withholding tax is 45% and the amount given is net. This means you need to gross it up while making your tax calculations. And the dividend income is 20,000. We have to calculate the tax payable. Let's look at it. I believe that it's just performing few steps and it will be done. We are making the income tax return, making his income tax calculations. Now, there are two heads of income. One is non-saving and other one is dividend. Okay, let's look at it carefully. Now, property income goes under the head of non-saving income. This amount is 18,000. Here it goes. Okay. Then there is discretionary trust, 10,000. Since 45% is the withhold, so you will gross it up by dividing it by 55 and multiplying it by 100. Since 45% is deducted at source, so what you got will be 55%. Okay, so the gross amount will be 18182. Okay, discretionary trust is assessed as a non-saving income, and then you have dividend income. Then you have dividend income. The dividend income amount is 20,000. On dividend, there is no withholding. It goes away straight away. Okay. You add up all of them to arrive at the value of your total income. So your total income will be 36,182. And here it goes. It will be 20,000. Done. You will adjust your personal allowance 12570. You will adjust your personal allowance 12570, and then you will arrive at the value of taxable income. Okay, so your taxable income will be 36182 minus 12570. Just a second. 36182 minus 12570. So that gives me 23612 and the dividend is 20,000. Let's apply the tax rates on it. Your non-saving income is 23612 and your basic rate band is 37,700. So this entirely lies in the basic rate band. So you apply 20% rate on it. So it's 4722, and then comes the dividend income, which is 20,000. On first 500 pounds of dividend income, the rate of tax is 0%. So that gives us 0. And then let's look at the basic rate band, which is 37,700. So how much is remaining in the basic rate band? 37,700 minus 23612 minus 500. So 13588. This much dividend income will go in the basic rate band. Okay, the basic rate of tax for dividend income is 8.75%. Okay, so that gives us 1189. And then comes the remaining dividend income. From this 20,500 was taxed at 0%. 13588 was taxed in basic rate band.
So the remaining 5912 will go in higher rate band where the rate of tax is 33.75%. I believe that this applying of tax rate shouldn't be a difficult thing for you guys. So that gives us 1995. You add up all of them to arrive at the value of tax liability. So what is your tax liability? 4722, 1189 and 1995. So that's 7906. You adjust your advance tax from it, your tax credit, and then you will arrive at the value of tax payable. So what is your tax credit? The advance tax which you paid against the discretionary trust. You grossed up 10,000 to 18182, which means the credit was 8182. 8182. So this time it will be a refund of tax 276. Now since it has become negative, so I will say that it is a tax refund, a tax receivable. Rather than payable, we have to receive it from the tax department. We have already paid greater tax in advance, so we have to take a refund. So if you look at it, discretionary trust 45% withhold, you simply gross it up by 55%, arriving at the total income, adjusting the personal allowance, arrive at taxable income, apply the tax rates. I believe that it's not a difficult thing. So if you look at our today's class, we started with the concept of dividend income, a separate head of tax. Okay. Profit distribution done by a company, when we receive it, that is called as dividend income. Okay. डिविडेंड इनकम पर हमने बेटा टैक्स रेट्स देख लिए कि डिविडेंड इनकम के जो टैक्स रेट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट टैक्स रेट्स हैं, नॉन सेविंग इनकम से अलग है. बेसिक रेट बैंड, हायर रेट बैंड, एडिशनल रेट बैंड, डिविडेंड इनकम के टैक्स रेट्स पर हमने बात कर ली. डिविडेंड इनकम में जो शुरू के 500 पाउंड हैं वो हमेशा 0% पर टैक्स होते हैं, उस पर हमने बात कर ली. मेरा हाल कोई मुश्किल चीज नहीं थी, इजी डिस्कशन थी. फिर उसके बाद बेटा हमने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के डिविडेंड इनकम से रिलेटेड. सही, डिविडेंड इनकम के हेड ऑफ टैक्स को कैसे डील करना है उस पर हमारी बात हुई. फिर हम आ गए ट्रस्ट पर. ट्रस्ट क्या है बेटा? एक ऐसी बॉडी जिसमें डोनर दे रहा है एसेट्स, उन एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं ट्रस्टीज, और ट्रस्ट से जो इनकम मिल रही है वो मिल रही है बेनिफिशियरी को. ट्रस्ट बनाने के क्या रीजंस हैं? कि हम इनकम किसी ऐसी पार्टी को देना चाह रहे हैं जो खुद उसे मैनेज नहीं कर सकती, या हम इनकम सिस्टमेटिक मैनर में देना चाह रहे हैं, या हमें इनकम टैक्स की प्लानिंग करनी है. सही, क्योंकि हम मल्टीपल बेनिफिशरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सबके अलाउंसेस और बैंड्स यूज हो जाएंगे. इनहेरिटेंस टैक्स के पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिट है कि अपने नाम पर एसेट रखने से बेहतर है ट्रस्ट के नाम पर रखें, क्योंकि जब जब इंडिविजुअल की डेथ होगी आईएचटी लगता है. ट्रस्ट के नाम पर है तो आईएचटी बच रहा है. ट्रस्ट आप जिंदगी के दौरान बना लो टैक्स प्लानिंग के लिए, या डेथ के वक्त बना सकते हैं. जब हमारी डेथ हो रही होती है, हमें पता होता है कि यार हमारे बच्चे वगैरह मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो हमने ट्रस्ट बना दिया. डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जो चलता है डिस्क्रिशन से, मर्जी से. किसकी मर्जी? ट्रस्टी की मर्जी. ट्रस्टी के पास फुल फ्लेज पावर है, यानी इधर समझ लो ट्रस्टी एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, उसके पास फुल पावर है, बेनिफिशियरी चेंज कर सकता है, ट्रस्ट बंद कर सकता है. तो बेटा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाए ही टैक्स प्लानिंग के लिए जाता है. अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट नहीं बनाओगे, वरना तो ट्रस्टी लेके भाग जाएगा सब कुछ. ये बनाए ही टैक्स प्लानिंग के लिए जाता है. हम खुद या हम अपने फैमिली मेंबर को ट्रस्टी बनाते हैं और हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल रहे होते हैं. इनकम रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी, नॉन सेविंग के हेड में जाएगी, और बेटा 45% विथहोल्ड है. 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इस डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई करके देखा. डन. अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है जिसमें डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है खाली. फिर उसके बाद आएगा इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट. लेकिन मैं आज की क्लास को यहाँ रोक रहा हूं, सही है. नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा इंटरेस्ट इन पोजेशन का. थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकलिटी थोड़ी ज्यादा है, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम बनेंगे, वो देखेंगे, और फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. देखिए बेटा, हम हर कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन वाला पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाए.
टैक्स रिटर्न क्या है, नॉन सेविंग का है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, डिविडेंड इनकम, फिर ट्रस्ट और ट्रस्ट में डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। सही। अगर आप चाहें तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग खुद से ट्राई भी करें, जब करोगे तो आपको खुद और आइडिया। सही है बेटा। चल, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इंशाल्लाह फिर इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू एवरीवन।